आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है जहां बता दें कि मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम का आयोजन पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि नमो ऐप से असम और पुडुचेरी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा। असम के पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। पुडुचेरी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम का संवाद। कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। नमो ऐप से असम पुडुचेरी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। असम के पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। पुडुचेरी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम का संवाद। कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भव्य रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने और उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन करने के लिए सड़कों पर जमा हुए। केरल में 9 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें राज्य के 140 विधानसभा सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को राजनीतिक विशेषज्ञों और स्थानीय मीडिया ने चुनावी प्रचार का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। प्रधानमंत्री के इस रोड शो ने समर्थकों में उत्साह बढ़ाया और विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियों को गति दी और सुरक्षा के प्राप्त इंतजाम किए गए ताकि रोड शो सुचारू रूप से संपन्न हो सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भव्य रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने और उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन करने के लिए सड़कों पर जमा हुए। केरल में 9 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें राज्य के 140 विधानसभा सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को राजनीतिक विशेषज्ञों और स्थानीय मीडिया ने चुनावी प्रचार का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। प्रधानमंत्री के इस रोड शो ने समर्थकों में उत्साह बढ़ाया और विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियों को गति दी है। अगर बात करें सुरक्षा की, तो यह तमाम व्यवस्था की गई और शांतिपूर्ण तरीके से रोड शो संपन्न हुआ है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लोकसभा में नक्सलवाद मुक्त पर चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं जवाब। भारत से नक्सलवाद खत्म करने का दावा। 31 मार्च को खत्म होगी डेडलाइन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में नक्सलवाद मुक्त भारत पर आज विशेष चर्चा होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस अवसर पर जवाब दे सकते हैं। सरकार ने दावा किया है कि देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। संसद में यह भी बताया जाएगा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा में नक्सलवाद को लेकर जवाब दे सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और बता दें कि जवाब दिया जाएगा। लोकसभा में नक्सलवाद मुक्त पर चर्चा होगी। भारत से नक्सलवाद खत्म करने का दावा। 31 मार्च को खत्म होगी डेडलाइन। लोकसभा में नक्सलवाद मुक्त भारत पर आज विशेष चर्चा होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस अवसर पर जवाब दे सकते हैं। सरकार ने दावा किया है कि देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। संसद में यह भी बताया जाएगा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान आम नागरिकों ने सीधे मुख्यमंत्री से अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं के बारे में शिकायतें और सुझाव साझा किए। मुख्यमंत्री ने जनता की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। और लखनऊ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याओं को सुना है। अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आम नागरिकों ने सीधे मुख्यमंत्री से अपने व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं के बारे में शिकायतें और सुझाव साझा किए। मुख्यमंत्री ने जनता की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान तमाम लोगों की समस्याएं सुनी हैं। यहां कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर सीएम के समक्ष पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर महीने अंतिम रविवार को इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से जुड़ते हैं और अनेक बातें साझा करते हैं। सीएम सैनी ने बताया कि इस कार्यक्रम से लोगों को नई ऊर्जा, उत्साह और जोश मिलता है। उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और वैश्विक संकट के बारे में जनता को अवगत कराने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की है। साथ ही सीएम ने कहा कि देशवासियों को एकजुट रहने और अफवाहों में नहीं आने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल के दामों को स्थिर रखने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हर महीने अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ देश के लोगों के साथ जुड़ते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रेरक बातें आदरणीय मोदी जी देश के लोगों से शेयर करते हैं, जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में समाज, देश के लिए योगदान दिया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने जो अच्छे काम किए हैं, जो एक प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने आने चाहिए। मन की बात कार्यक्रम में सभी कार्यक्रम और सभी विषय आदरणीय मोदी जी देश के लोगों के साथ शेयर करते हैं। इससे एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया जोश वो मिलता है। एकता की भावना इसमें नजर आती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में देश के लोगों को अवगत कराया है और उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे समय के अंदर एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें अफवाहों में या कोई झूठ फैलाने में कोई काम करता है, उस झूठ में और अफवाहों में नहीं आना चाहिए। हमें मिलकर के ऐसी आपदाओं का सामना करना चाहिए। देखिए, आदरणीय मोदी जी ने, क्योंकि जब पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के इस आपदा के कारण रेट बढ़े हैं, ये कोई आपदा यहाँ की नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़े हैं, यहाँ पर उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी को कम करके उसको स्थिर रखने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और मोदी जी, क्योंकि चाहे कोरोना काल था, उस कोरोना काल में भी देश के लोगों के साथ खड़े हुए नजर आए। जब कोई वैक्सीन, दवाई भी नहीं थी, उस समय में आदरणीय मोदी जी ने देश के लोगों के साथ खड़े होकर के उस महामारी से बाहर निकालने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने अगर विश्व के किसी देश में कोई आपदा आई है, वहां से भारतीयों को भी सुरक्षित देश में लाने का काम किया है और इस आपदा से भी हम मिलकर के जरूर निकलेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा विश्वास है। हम सब एकजुट रह करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बात बोलते हैं उसके ऊपर हमें ध्यान करके आगे बढ़ना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित विशेष कार्यक्रम में 250 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को बता दें कि प्रोत्साहन राशि का अंतरण किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप्स और लघु उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत राशि प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों और उद्यमियों से संवाद किया और उन्हें मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने कहा कि ये पहल लघु उद्योगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मदद करेगी। इस मौके पर लाभार्थियों ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इससे उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को नई दिशा और प्रोत्साहन मिलेगा। भी है, हमारा समन्वय भी है और हमारा परस्पर विश्वास भी है। इसलिए महावीर स्वामी जी की जयंती को सार्थक करना मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, जो जियो और जीने दो के साथ सरकार के आधार पर हर वर्ग के कल्याण के लिए
हर वर्ग को साथ लेके चलने के लिए, जहां सरकार की नीतियों में अपनी जन कल्याण की भावना छिपी रहती है, वहीं जो कहा गया उसको मैदानी हकीकत में उतारते हुए उसके अमली जामे पहनाने के लक्षण भी दिखाई देना चाहिए। और ये लक्षण दिखाई देने के ही उदाहरण है जो मैं देख रहा हूं मंच पे मौजूद। पहले तो सभी एमएसएमई, पीएस और हमारे कमिश्नर सबके लिए जोरदार ताली वाली बजा देंगे। विनोद नायर जी के लिए भी, हमारे प्रदेश मंत्री हैं, हमारे लिए जो मैं अगर आंकड़ा देख रहा हूं तो आज लगभग 2020-21 से लेकर 2024-25 तक का अंतरिम लाभ 8 करोड़ का भुगतान भी लघु उद्योग निगम द्वारा ये किया गया है। ये मैं बधाई देना चाहूंगा। एमएसएमई के अंतर्गत 257 इकाई को 169.57 करोड़ का हित लाभ, अभी तो 170 ही हो गया, समझो बचा क्या है, 257 इकाइयों का हित लाभ जो आपके लिए अनुदान है, जिसके कारण से हमारा आपका कमिटमेंट पूरा होता है। यही समय है इंडस्ट्रियों के लिए हम उनको हर प्रकार से प्रोत्साहित करें। अन्यथा मैं राज्य में अपने भी घूमता हूं और बाकी राज्यों में जाता हूं तो कई सारे इंडस्ट्री के जब पहली बार भी हम देने लगे तो वो कहते हैं जब ये कागज पे रहता था ये तो हमने कभी सुना ही नहीं कि हमको मिलेगा। ऐसा लगा कि सरकार के जरिए से कुछ निकालना तो बड़ा मुश्किल जाता है, ऐसा संभव नहीं रहता है। पूरे देश के कई सारे उद्योगपतियों ने बधाई दी कि बगैर कोई हमको कष्ट के सिंगल क्लिक से बड़ा बड़ा अमाउंट भी आया, छोटे से छोटा भी आया, हर एक का अपना जो हक है वो उसको लौटाना। तो जब 170 करोड़ बोला तो ताली वाली बजा करके आप भी उसमें, मैं भूल ही जाता हूं कि ये हाथ हमारे जीने के काम आते, ताली बजाने में थोड़ा अलग हिसाब लगता है। आजकल तो ये डिजिटल ने इसका भी खत्म कर दिया, अभी उंगली की टिप्स से काम चल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा प्रयास है परमात्मा करे आप सब कुबेर के आशीर्वाद से भंडार भरपूर रखे, अपनी सारी मनों की मुरादें पूरी करें। 43 जिलों के 286 स्टार्टअप को भी राशि मिली है। मैं सभी युवा मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। ये खासकर हमारी अपनी प्रतिबद्धता भी है। उसमें 28.6 लाख की प्रथम किस्त का वितरण हुआ। आगर के 3 उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के आवंटन दिए, 1 को उद्यमी को आशय पत्र दिया, 3 को लगभग 50.5 लाख की ऋण राशि का वितरण हुआ है। ये बात सही है कि जब से हमने बीते वर्ष में औद्योगिकरण की बात करी, हमारे राज्य के अंदर आज एक बहुत सकारात्मक माहौल बना। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पूरे देश के या दुनिया के हर प्रकार के उद्यमियों के लिए हमने अपने मन के अंदर संकल्प लेकर के सबके लिए दरवाजे खोले कि आइए हमसे जुड़िए, हम सब मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व देश की बेहतरी के लिए जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री का भी करें। ये बात भी सही है कि हमारा आज के इस वैश्विक माहौल में भी अगल बगल में से लगा करके देश दुनिया के हालात क्या है, लेकिन आप अंदाजा लगा लो कभी ऐसे माहौल में कि जहां दुनिया का सबसे शक्ति संपन्न देश अमेरिका, उनके देश के अंदर उस इतने भीषण युद्ध में भी उनके अंदर की हालत क्या है, पेट्रोल डीजल से लगाकर उनकी कीमतें कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम तो बिल्कुल बगल में बैठे। और ये बात भी सही कि सबसे ज्यादा खपत वाला डीजल पेट्रोल का सभी प्रकार से देश के अंदर ये गैस ईंधन का भी अगर खपत वाला देश है तो भारत उसमें तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन हमारे अपने माननीय मोदी जी ने समय के पहले ही 12-14 साल पहले से रिफाइनरियां बनवाना और अपने यहां से न केवल देश की ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति कराना बल्कि देश के अंदर निर्यात का भी अनुकूल माहौल बनाया। इसलिए आज अपने यहां इस देश के अंदर न तो रेट बढ़ने दी, न मार्केट में किल्लत आने दी। बगल अगल में देखो तो वो दिमागी काम नहीं करे। पहले तो रुपये के ठिकाने नहीं पड़ोस के देशों के पास, और जो है ठिकाने तो उसका भी रुपये का हमारा 1 रुपया उनके 4 आने के बराबर है। और उसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम वहां 350 रुपये लीटर है। देखो पाकिस्तान के हाल क्या हो रहे हैं, घर में नहीं है दाने खाने के, मियाँ चले तलवार घुमाने, क्या है हाल। अब दलाल नहीं कहे तो क्या बोलेंगे इनको।
सही कहा हमारे विदेश मंत्री जी ने कि हमारे देश स्वाभिमान के साथ चलता है। हमारे देश की नीतियां हमारे देश के सभी हितों को सुरक्षित रखने की होती है और सुरक्षित रखने में सम्मान भी है, स्वाभिमान भी है। और इसलिए किसी की दया पर निर्भर होकर के भारत के झंडे की लहरा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बता दें कि इलाके का दौरा कर लौटते समय स्थानीय ग्रामीणों के साथ चाय पीने और बातचीत का अवसर साझा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्या और उनकी आवश्यकताओं पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि उनकी समस्याओं को सुनना और समझना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने स्थानीय विकास, कृषि, जल आपूर्ति और सड़क सहित अन्य मुद्दों पर सुझाव भी लिए। ग्रामीणों ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सहज और मिलनसार व्यवहार की सराहना की। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री का यह कदम ग्रामीण जनता के साथ नजदीकी बढ़ाने और उनकी समस्याओं को सीधे सुनने का हिस्सा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ चाय पीने और बातचीत का अवसर साझा किया है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि उनकी समस्याओं को सुनना और समझना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने स्थानीय विकास, कृषि, जल आपूर्ति और सड़क सहित अन्य मुद्दों पर सुझाव भी लिए। ग्रामीणों ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सहज और मिलनसार व्यवहार की सराहना की। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री का यह कदम ग्रामीण जनता के साथ नजदीकी बढ़ाने और उनकी समस्याओं को सीधे सुनने का हिस्सा है। और सीएम भजनलाल शर्मा ने यहां बता दें कि ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा की है, जहां उनकी समस्याओं को सुना है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण निकाला जा सके और किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि उनकी समस्याओं को सुनना और समझना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने स्थानीय विकास, कृषि, जल आपूर्ति और सड़क सहित अन्य मुद्दों पर सुझाव भी लिए। ग्रामीणों ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सहज और मिलनसार व्यवहार की सराहना की। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री का यह कदम ग्रामीण जनता के साथ नजदीकी बढ़ाने और उनकी समस्याओं को सीधे सुनने का हिस्सा है। असम से बड़ी खबर है, जहां 2 जनसभाएं करेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और इसके साथ ही मौरीगांव में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की जनसभा होगी। दोपहर 2 बजे बता दें कि जनसभा करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, असम में नितिन नवीन 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनकी पहली जनसभा मौरीगांव में आयोजित होगी, जहां बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। दोपहर 2 बजे नितिन नवीन बता दें कि बोकाखात में दूसरी जनसभा करेंगे। दोनों कार्यक्रम में पार्टी की नीतियां, विकास योजना और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की 2 जनसभाएं हैं और इसके साथ ही बता दें कि दोनों जनसभाओं को संबोधित करेंगे। असम में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे नितिन नवीन और मौरीगांव में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की जनसभा होगी। इसके साथ ही बता दें कि पार्टी की रणनीति और विकास कार्यों को लेकर यहां चर्चा की जाएगी। असम में नितिन नवीन 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनकी पहली जनसभा मौरीगांव में आयोजित होगी, जहां बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। दोपहर 2 बजे बाद नितिन नवीन बोकाखात में दूसरी जनसभा करेंगे। दोनों कार्यक्रम में पार्टी की नीति, विकास योजना और आगामी चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के बता दें कि भंडारा से कांग्रेस सांसद प्रशांत पडौले दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ने नागपुर एयरपोर्ट जा रहे थे, तभी उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में सांसद और उनके ड्राइवर दोनों घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सांसद दिल्ली में होने वाले पार्लियामेंट सत्र में शामिल होने के लिए यात्रा कर रहे थे। हादसे के बाद उन्हें और उनके ड्राइवर को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। स्थानीय पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा किन हालात में हुआ है। सांसद के कार्यालय ने बताया है कि उनका स्वास्थ्य फिलहाल स्थिर है और वो जल्द ही संसद सत्र में भाग लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां रिटायर्ड आर्मी
वीके जोशी की रायपुर इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार 2 गाड़ियों में सवार लोगों ने बीच बहस के दौरान फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान बता दें कि गोली तब लगी जब वे टहलने निकले थे। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ईरान के निवासियों की मदद के लिए नियमित दान अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान पर बता दें कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के प्रभाव को कम करने और प्रभावित लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। बता दें कि दान में पैसे, कीमती धातु के आभूषण और अन्य मुलायम वस्तुएं शामिल हैं। इस बीच एक छोटी बच्ची ने भी राहत कार्यों में अपना योगदान देने के लिए अपना गुल्लक तोड़कर राशि दी है। स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठन अभियान के माध्यम से लोगों को प्रभावित क्षेत्रों तक मदद पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे प्रयास प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्रीनगर में हुई बारिश के चलते मौसम में बदलाव दिखने को मिला है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और हवा में ठंडक बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह मौसम की स्थिति कुछ राहत देने वाली रही है। खासकर गर्मी और उमस से परेशान जनता के लिए मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। अधिकारियों ने नागरिकों से सड़क मार्ग और खुले स्थानों पर सतर्क रहने की सलाह दी है। स्थानीय बाजार और पर्यटन स्थल पर बारिश का असर देखा गया, लेकिन शहरवासियों ने इसे मौसम की ताजगी और राहत के रूप में स्वीकार किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सरकारी आवास पर नर्मदा परियोजना के चरण 4 के संबंध में नर्मदा कंट्रोल बोर्ड के साथ बैठक की। बैठक में परियोजना की प्रगति, जल प्रबंधन, बांध निर्माण संबंधी तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय पर सभी कार्यों को पूरा करने और नर्मदा जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में परियोजना के लाभ, सिंचाई योजना और जल आपूर्ति पर भी विचार विमर्श हुआ। सीएम ने इस अवसर पर कहा कि नर्मदा परियोजना फेज 4 से राज्य के किसानों और आम जनता को जल संसाधनों का लाभ मिलेगा और कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार आएगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना।